हाँ जी, आप लोग कैसे हो? डायग्राम देखकर तो ये क्लियर हो ही रहा होगा कि आज की टॉपिक क्या होने वाली है। आपको क्या करना है, लेक्चर देखनी है, लेक्चर की नोट्स नहीं बनानी है, क्योंकि आपको पीपीटी मिलेगी। और मन करे तो आप क्या करो, स्क्रीनशॉट लो, रख लो। ये मेरी गारंटी है कि आपकी वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर होने वाले इन्फ्लेशन पे A to Z कंसेप्ट यहाँ पर आपकी कवर होगी। यहाँ पर आपको क्या होगा, PYQ, डिफरेंट टाइप की एग्जाम की PYQ यहाँ पर आपको सॉल्व करोगे। BPSC UPSC कोई भी एग्जाम उठा हुआ तो आपको करना क्या है, लेक्चर देख लो, कमेंट में ड्रॉप करना है, पसंद आया तो भी, और नहीं पसंद आया तो भी फीडबैक देना है क्यों पसंद नहीं आया। यहाँ तो किसी को प्रॉब्लम। अब हम पूछ के रहे हैं आपसे कि हम लोग ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, तो समझना इसके पीछे की कंसेप्ट। पहले मार्केट में क्या था कि 50 पैसे की कॉइन सर्कुलेट कर रही थी। आज के टाइम में देखोगे तो 50 पैसे की कॉइन कहीं पर भी नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इसके पीछे की रीज़न क्या है? कल जो सामान 100 रुपये मिल रहा था पर केजी, आज उसी की दाम देखोगे तो 120 150 रुपये पर केजी हो गया। इसके पीछे के मैकेनिज्म क्या है? इसे सबको जानने के लिए हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ते हैं? इन्फ्लेशन पढ़ते हैं। तो हेडिंग देते हैं इन्फ्लेशन और समझते हैं ये क्यों होता है और कितने टाइप की होता है। एक कंडीशन है यहाँ पे, ये तो आप देख लो, ये क्या है, आलू है। मान लो कि मार्केट में 1 केजी ही आलू बचा हुआ है, ठीक है, और इसकी दाम क्या था, 20 रुपये पर केजी। ये बैठा शॉपकीपर यहाँ पे, और एक बंदा या पूछा कि अब बताओ भाई साहब कि आलू कैसे दे रहे हो। उसने बोला क्या, 20 रुपये पर केजी दे रहा हूँ। अब इसके बाद तुरंत यहाँ पर क्या हो गया कि 2-3 और आ गए। इन्होंने पूछा क्या कि आप आलू कैसे दे रहे हो। तो शॉपकीपर क्या देखा कि मेरा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आलू की डिमांड रेज कर रही है, और आलू क्या है कि सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है। वो तुरंत क्या बोलेगा कि भाई मैं 120 रुपये पर केजी आलू दे रहा हूँ। जो पहला बंदा पूछा था वो बोलेगा कि अभी तो आपने बोला था कि 20 रुपये पर केजी दे रहा हूँ। शॉपकीपर क्या बोलेगा कि भाई आपको सुनने में गलती हुई होगी, हमने 120 ही बोला था, आपने 1 नहीं सुना होगा। तो ये जो प्राइस में इंक्रीज हो रही है, क्यों हो रही है? शॉपकीपर ने देखा डिमांड ज़्यादा है, तो डिमांड ज़्यादा है तो उसने क्या किया, प्राइस में इंक्रीज कर दिया। और प्राइस जब इंक्रीज किया, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई आ गया। और ये किसके कारण हुआ है, तो डिमांड के कारण हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अब कोई पूछे कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है, शॉर्ट में बताओ, तो क्या बोलोगे? हम तुरंत बोलेंगे कि जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो, तो वहाँ पे जो इन्फ्लेशन होती है वो कौन से होते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है। अब एक और चीज़ समझना, ये क्या है, ब्रेड है मान लो, ठीक है। जब पोटैटो 20 रुपये पर केजी थी, इसकी पर पीस की दाम कितनी थी, 10 रुपये पर पीस, ठीक है। जब पोटैटो की दाम 120 रुपये पर केजी हुआ, तो अगर हम ब्रेड की दाम की बात करें तो नॉर्मल सी बात है, जो ब्रेड बेच रहा है उसको क्या हुआ, रॉ मटेरियल पर ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो ब्रेड की दाम क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा। तो 10 से बढ़ाकर क्या रख सकता है, 30 रख सकता है, 20 रख सकता है। जो उसको सुविधा लगे कि हाँ भाई कि मैं इतना पर बेचूंगा तो मेरे क्या होंगे, प्रॉफिट निकलेंगे, वो अपने हिसाब से रखेगा। तो यहाँ पर भी तो क्या हुआ कि जो प्राइस था ब्रेड की वो इंक्रीज कर गया, 10 से कितना इंक्रीज किया, 30। तो मान लो ये कितना टोटल इंक्रीज किया, तो 20 रुपये की इन्फ्लेशन तो यहाँ पर भी देखने को मिला। अब ये इन्फ्लेशन क्यों देखने को मिला, हमने क्या बोला कि रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज किया, रॉ मटेरियल की प्राइस हमने क्या किया, इंक्रीज किया, जिसके कारण ये इन्फ्लेशन हुआ। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि प्राइस के इंक्रीज के कारण इन्फ्लेशन हो रहा है। तुम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है वो क्या है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन।
रॉ मटेरियल के कॉस्ट में क्या लगा, धक्का लगा, जिसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन आया, ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। एक और एग्जाम्पल समझते हैं, उसके आंसर आप देना। मान के चलो ये बर्गर है, इसको बनाने में जो दाम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 10 रुपये लग रहा है, और पहले जो था वो 2 रुपये टैक्स लग रहा था, ठीक है, 2 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा था। तो जो शॉपकीपर है वो टोटल कितने में बेचेगा, 12 रुपये में बेचेगा। प्रॉब्लम, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो टैक्स है इसको बढ़ा दिया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टैक्स हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम ₹2 टू ₹4। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो पहले 10 पे 2 रुपये के टैक्स लग रहा था बर्गर पे, अब 10 पे 4 रुपये के टैक्स लग रहा है। तो अब हम बोले कि इसकी टोटल प्राइस बताओ, तो टोटल प्राइस कितना होगा, 14 रुपये होगा। यहाँ पर भी तो इंक्रीज किया 2 रुपया। अब इसके कारण क्या हुआ यहाँ पे, ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है या डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, ये आप बताओ। तो यहाँ पर भी आप क्या बोलोगे भाई, प्राइस के इंक्रीज होने के कारण इन्फ्लेशन है, तो ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि आप क्या कर दो, प्रोडक्शन गिरा दो। प्रोडक्शन फुल हो गया, मान लो कि क्या हुआ, शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, क्रॉप फेलियर हो गया, कुछ भी हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, प्रोडक्शन फेल हो गया। जब प्रोडक्शन फॉल्स हुआ तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कौन सा इन्फ्लेशन होगा, पहले ये आप बता। तुम लोग समझते इसके बारे में कि यहाँ पे कौन सा इन्फ्लेशन हो रहा है। अब बोलो कि प्रोडक्शन फॉल हुआ। जब प्रोडक्शन की कमी आई तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, सप्लाई में डिक्रीज होगा। सप्लाई में क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिमांड तो कांस्टेंट है, जो पहले इस प्रोडक्ट की डिमांड थी अभी भी डिमांड वही उस प्रोडक्ट की, डिमांड में तो कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ पर भी ये कौन सा इन्फ्लेशन हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। बताओ, यहाँ तो किसी को डाउट है, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिमांड इन्फ्लेशन कब होता है, कॉस्ट इन्फ्लेशन कब होता है। तो हमने क्या देखा कि जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो डिमांड जब ग्रेटर हो सप्लाई से, तो वहाँ पर क्या होता है, डिमांड इन्फ्लेशन होता है। अगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉस्ट को रेज करने पर जो इन्फ्लेशन होती है डेट इज कॉल्ड द कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सुनना, एक और चीज़ हम लोग बता रहे हैं, एक और चीज़ अब हम लोग समझते हैं। हमने क्या बोला कि पहले आप क्या गए, बिस्किट लेने गए, ये 2025 चल रहा है तो अपने 2024 में गया बिस्कुट लेने। मान लो कि ये बिस्किट की प्राइस थी 10 रुपये पर पैकेट, ठीक है, 2024 में। और 2025 की बात करें तो इस बिस्किट की दाम कितनी हो गई, 20 रुपये पर पैकेट, ठीक है। यहाँ पर भी हमने आपको क्या किया कि 100 रुपया दिया, बोला क्या कि जाओ बिस्किट लेकर आओ, और यहाँ पर भी मैंने क्या बोला कि 100 रुपया लो और जाकर बिस्किट लेकर आओ। अब देखना, यहाँ पर आपने जब यहाँ पर 100 रुपये लेकर जाकर बिस्किट लेकर आया तो 10 पैकेट 100 रुपये में टोटल कितने मिलेंगे, 10 बिस्किट आपको मिलेंगे, ठीक है। अगर बिस्किट की प्राइस 20 रुपये पर पैकेट हो तो 100 रुपये की बात करें तो यहाँ पर आप टोटल कितने पैकेट लेकर आओगे, 5 पैकेट्स लेकर आओगे। कितने लेकर आओगे, 5 पैकेट्स लेकर आओगे। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो मनी पहले 100 रुपये में 10 सामान खरीदती थी, वो मनी अब 100 रुपये में क्या खरीद रही है, 5 सामान खरीद रही है। ये क्यों खरीद रही है, क्योंकि क्या हुआ, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज कर गया या प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज कर गया, जिसके कारण क्या हुआ कि जो मनी की परचेजिंग पावर थी
पिछले साल की कंपेयर में वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। परचेजिंग पावर ऑफ द मनी हैज बिन डिक्रीज। क्यों किया? क्योंकि पहले 100 में तो 10 मिला था, अब 100 में कितना मिला है, 5 मिला। तो वो पावर नहीं है। फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी 100 दिख रहा था, आज भी 100 दिख रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर में क्या हुआ, इसकी डिक्रीजमेंट हो गई है। यहाँ तक डाउट किसी को? वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। इन्फ्लेशन होता क्या है? तो इन्फ्लेशन क्या है, इंक्रीज इन जनरल प्राइस और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि आप सब पूछ कर रहे हैं कि बताओ कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट एंड द मनी वैल्यू। जब इन्फ्लेशन हो तो प्रोडक्ट और मनी वैल्यू की बात करें तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होती है? नॉर्मल सी बात है। अभी हमने क्या देखा कि परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इसका मतलब क्या है कि जब प्रोडक्ट में इन्फ्लेशन हो तो ये जो मनी वैल्यू होती है डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन प्रोडक्ट एंड द मनी वैल्यू इज इन्वर्स रिलेशन। कौन सी रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशन। आगे की ओर चलते हैं। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो पहला हमने क्या देखा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होता है? जब डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होता है। हाई डिमांड ऑफ प्रोडक्ट हमने देख ही लिया। हाई मनी सप्लाई। अब हाई मनी सप्लाई समझना ये क्यों होता है, हाई मनी सप्लाई के कारण क्या होता है। अब हाई मनी सप्लाई करने का कारण क्या हुआ कि इन इकोनॉमिक में बहुत रुपए घूम रहे हैं। अब ये हो जाएगा क्या कि वहाँ पर लोग डिमांड करेंगे कि हाँ हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। पहले क्या हुआ कि उनके पास तो 10 रुपये थे, तो 10 रुपये थे तो जिसके कारण वो लोग क्या कर रहे थे कि एक लिमिट तक की प्रोडक्ट को क्या कर रहे थे, ग्रैब कर पा रहे थे कि 10 के नीचे जितने भी उसको ले लेंगे। अब 10 से क्या हुआ, ज़्यादा हो गया उनके पास, मान लो कि 100 हो गया। अब 100 होने के कारण क्या हुआ कि 100 की लिमिट तक की जितने भी प्रोडक्ट है उसको वो लोग ले लेंगे। लेकिन ऐसा बात तो है नहीं। जब देखेंगे मार्केट में जो प्रोड्यूसर है कि मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा हो रहा है तो वो तुरंत क्या करेंगे, प्राइस ऑफ द कमोडिटीज भी इंक्रीज कर देंगे। तो हाई मनी सप्लाई के कारण भी क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो जाता है। बहुत सारे रुपए क्या करेंगे, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चेंज करेंगे। हाई पॉपुलेशन, जहाँ पर भी ज़्यादा पॉपुलेशन होगा वहाँ पर भी डिमांड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से। लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहले जो आप सामान ले रहे थे 100 रुपये में ले रहे थे, ठीक है, हमने बोला क्या कि इसमें माइनस के 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा था, उसका दाम हुआ 100 रुपया। अब हम बोल क्या रहे हैं कि माइनस के 4% कर दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दो, तो कितना हुआ, 96 हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब दाम कम होगा तब क्या बोलोगे कि यहाँ पर इसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और डिमांड ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाई गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अब ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरह करता है, आप टाइम लो, सोचो, उसके बाद बताता हूँ मैं। सोच लिया, अब हम बताते हैं कि ये गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग होती है ज़्यादा हो तो वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन किस तरह करती है। तो समझना हम क्या बोल रहे हैं कि जब गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड करे तो स्पेंड करने के कारण क्या होगा कि मनी इन इकोनॉमी इंक्रीज करेगा। गवर्नमेंट जो स्पेंड करेगा कहाँ पे स्पेंड करेगा, सैलरीज पे करेगा, स्कीम पे करेगा, सब्सिडीज पे करेगा, वेलफेयर पे करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपकी इकोनॉमी में मनी की इंक्रीजमेंट होगी। और जब मनी की इंक्रीजमेंट होगी तो पीपल की परचेजिंग पावर क्या होगी। हमने क्या बोला कि जब गवर्नमेंट स्पेंड करेगा तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, जिसके कारण पीपल की परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी। अब पीपल की परचेजिंग पावर इंक्रीज करी तो नॉर्मल सी बात है, डिमांड क्या होगा, रेज कर जाएगा ना। तो डिमांड क्या हो गया, यहाँ पर भी राइज कर गया। तो ये भी किस में आता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन में आता है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अभी हमने देखा, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्या कर दो, लो कर दो, लो प्रोडक्शन। अब एक वर्ड यहाँ पर लिखा है हाई वेजेस एंड सैलरीज, इसको हम लोग थोड़ी डिटेल में देखेंगे कि किस टाइप के इन्फ्लेशन में आता है। ये कॉस्ट में भी आता है और साथ में हम लोग बात करें तो ये आपकी डिमांड साइड में भी आता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में देखेंगे। फिर हमने क्या देखा, हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो हाई कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल भी क्या होता है,
यहाँ पर भी कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन होता है और यहाँ पर क्यों होता है कि नॉर्मल सी बात है, जब रॉ मटेरियल की दाम बढ़ेगा फाइनल गुड की प्राइस इंक्रीज करेगी और फाइनल गुड की प्राइस इंक्रीज करी तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन हो गया। और नेक्स्ट की बात करें हाई इनडायरेक्ट टैक्स। पहले जो सामान 10 रुपये में मिल रहा था, मान लो कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाई और टैक्स बढ़ाने के कारण क्या हुआ, उस सामान की दाम अब 10 से इंक्रीज कर 12 हो गई। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कॉस्ट में इंक्रीजमेंट हो रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलेंगे। अब थोड़ी हाई वेजेस की हम लोग समझते हैं कि इसमें होता क्या है। हम बोले क्या कि इसको दो एस्पेक्ट्स में हम लोग देखते हैं। एक तो क्या देखेंगे हम लोग कि जो फर्म्स है उसके एस्पेक्ट में देखेंगे कि फर्म्स के अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, और एक हम लोग देखेंगे नॉर्मल कि हमारे पास क्या हो कि जब हमारी हाई वेजेस हो जाए, हाई सैलरीज हो जाए, तो इस कंडीशन में क्या होता है। ये मान लो कि आप हो, पहले आपकी क्या थी, सैलरी 100 रुपये थी, ठीक है। जब आपकी सैलरी 100 रुपये थी तो आप क्या करोगे, मान लो कि पी की आप पी गुड्स की डिमांड कर रहे हो। अब हमने क्या बोला कि आपकी वेजेस को हाई कर दिया और सैलरी को आपको कर दिया 200 कर दिया। अब कितनी डिमांड करोगे, नॉर्मल सी बात है ना कि आप ट्राई करोगे कि जो पी है हम ग्रेटर देन पी की डिमांड करें, ग्रेटर देन पी की डिमांड करें। अब जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगा फिर प्राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो कंडीशन आएगी वो किस में आएगी, डिमांड साइड में आएगी, कि यहाँ पर जो प्राइस इंक्रीज करेगा वो किसके कारण करेगा, डिमांड के कारण। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या होगा, डिमांड पुश इन्फ्लेशन होगा। अगर फर्म्स की बात करें तो फर्म्स में क्या होगा कि जब जो वहाँ की लेबर है वो बोले कि सैलरी आप मेरी बढ़ाओ, प्रेशर दें कि आप मेरी सैलरीज इंक्रीज करो, मेरी वेजेस इंक्रीज करो। आपने मान के चलो कि आप वहाँ के मालिक हो, आपने इंक्रीज कर दिया। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये बन रहा है कि आप तो प्रॉफिट निकालोगे, तो आप क्या करोगे कि जो गुड्स आप बनाकर मार्केट में डिलीवर करोगे, प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए वहाँ पर आप क्या करोगे, गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर दोगे। और जब गुड्स की प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो तो ये प्राइस के कारण हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो माइंड में रखिएगा, हाई वेजेज और सैलरीज की बात करें तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में भी आता है, और साथ में बात करें तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन में भी आता है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन में कब आता है, जब आपकी सैलरी इंक्रीज हो रहा है तो आप डिमांड ज़्यादा करो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो। तो अगर वही हम फर्म्स की बात करें तो आप खुद आप अपने आप को वहाँ पर रख के देखना कि लेबर आपको डिमांड करे कि मेरी आप सैलरी इंक्रीज करो, आपने सैलरी को क्या क्या उनकी इंक्रीज कर दिया। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो पहला प्रॉफिट 10 रुपये 100 रुपीज़ बना रहे थे, अब नॉर्मल सी बात है कि आपकी जब सैलरी इंक्रीज करोगे तो प्रॉफिट आपको कम होगी, 100 से कितने होगी, 70 होगी। अब इसको आपको मैनेज करना है कि हाँ भाई प्रॉफिट जो मेरा 100 ही रहे या 100 से अबव रहे, क्योंकि कोई भी बिजनेस करता है वो प्रॉफिट के लिए करता है, वो क्या चाहता है कि मेरी ग्रोथ हो। तो वो क्या करेगा कि बोलेगा कि जो ये जो फाइनल गुड्स की दाम है आप उस पर इंक्रीज करो। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है, इन्फ्लेशन इज गुड और बैड। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, एक दो केस इस पर भी लेंगे और देखते हैं कहाँ पे इन्फ्लेशन सही है और कहाँ पे बेकार है। पहली बात हम पूछ क्या रहे हैं कि अब बताओ कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। नॉर्मल सी बात है कि जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में कंज्यूम कर रहे थे या जो 15 रुपये हो गए, तो ये क्या हो गया आपके लिए, बैड है। दूसरी हम क्या पूछ रहे हैं कि आप बताओ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनके लिए भी क्या है, गुड है। पहले जब उनको प्रॉफिट हो रहा था 2 रुपये की, अब प्रॉफिट इंक्रीज होकर 3 रुपये भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि इसकी क्रेडिटर वर्सेस ब्रोअर, ठीक है।
अभी इनके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना क्या है। ये ए है, ये बी है, यहाँ पे बैठे हो आप। ए आप क्या हो, क्रेडिटर हो, लेंडर हो। बी आपसे क्या किया, 2024 में आपने बी को 100 रुपये दिए। बी बोला क्या कि आप हमको 1 साल के लिए रुपए दो, 12% की इंटरेस्ट दूंगा, और 2024 में आप दे रहे हो 100 रुपये दे रहे हो, तो हम आपको क्या करेंगे 2025 में आपको 112 रुपये रिटर्न कर देंगे। 2025 आया, बी आपको क्या किया 125 रुपये रिटर्न कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये जो बंदा है वो क्या देखेगा, बोलेगा क्या कि भाई तूने 100 रुपया देकर 125 रुपया कमा लिया। आप दिमाग की तेज आदमी कहोगे भाई मैं तो फिर भी लॉस में हूँ। वो पूछा किस तरह लॉस में, तो अब क्या बोलेगा कि भाई मेरे पहले मैं कितना हो जाएगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, इसको सही कर लीजिएगा, 112 हो जाएगा। पहले मैं 100 रुपये में मान के चलो कोई खरीदने क्या जा रहा है, पेन या पेन नहीं, शुगर लेने जा रहा है। शुगर की दाम थी 2024 में 50 रुपये पर केजी। तो क्या बोलेगा कि 2024 में मैं 100 रुपये में 2 केजी शुगर लेकर आ रहा था। आज जो है शुगर की दाम 2025 में इंक्रीज करके कितनी हो गई, 100 रुपये पर केजी। और आज देख रहे हो कि मैं 100 रुपये में क्या करके लेकर आ रहा हूँ, 1 केजी ही शुगर लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है कि जो ये अमाउंट थी 100 रुपये, उसकी वैल्यू क्या हुआ, इन्फ्लेशन के कारण डिक्रीज कर गया। तो इन्फ्लेशन के कारण डिक्रीज कर गया, तो जिसके कारण हम लोग बात करें जो लेंडर होता है, क्या बात कर रहे हैं, जो लेंडर होता है इसके लिए क्या होता है, बैड होता है। और ब्रोवर के लिए बात करें तो ब्रोवर के लिए क्या होता है, गुड होते हैं। बोलिए यहाँ तक डाउट है। अब वही बात यहाँ पर भी लगता है। अगर 50 पैसे की कॉइन की हम लोग बात करें तो 50 पैसे की कॉइन को क्या हुआ, 50 पैसे कॉइन की परचेजिंग पावर मार्केट में इतना ज़्यादा गिर गया, इतना ज़्यादा गिर गया, जिसके कारण क्या हुआ कि पब्लिक उसको इग्नोर करने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया कि 50 पैसे की कॉइन के ट्रांजेक्शन 10 रुपये तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग नहीं कर सकते। और इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि वो अभी तक भी क्या है, लीगल टेंडर के अंदर आता है, वाइनेज एक्ट 2011 के तहत। अभी भी आप चाहोगे तो किसी भी दुकानदार को जाओ और 10 रुपये तक क्या कर सकते हो, 50 पैसे की कॉइन दे सकते हो। अगर वो नहीं ले तो आरबीआई में आप क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। बट अगर हम लोग बात करें मार्केट में क्यों नहीं देखता है, तो मार्केट में नहीं देखने के पीछे के रीज़न क्या है, उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज कर गया। परचेजिंग पावर डिक्रीज करने के कारण क्या हुआ कि मार्केट में हमको नहीं दिखाई देता है। अब हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन देखेंगे। तो समझते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ इन्फ्लेशन होती है। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम एक यहाँ पर वर्ड बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि डिफ्लेशन के कारण अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है। हमने क्या बोला कि जो डिफ्लेशन है वो अनएम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करता है। सॉरी, अब ये क्यों करता है समझना। डिफ्लेशन हो रहा है, डिफ्लेशन होने का कारण क्या हुआ, आप मान के चलो कि आप कोई एक कंपनी चला रहे हो, आपने सामान खरीद कर लेके आया 100 रुपये में खरीद कर लेके आया, और मार्केट में आपने पहले बेच रहे थे 120 का, तो पहले कितना हो रहा था, 20 की प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, डिफ्लेशन की कंडीशन आया। डिफ्लेशन की कंडीशन आया तो ये क्या हुआ, ये तो आपकी सीपी पर रहा था और ये एमपी पर रहा था बिफोर द डिफ्लेशन। और आफ्टर द डिफ्लेशन जो आपने 100 रुपये में खरीद कर लेकर आया वो क्या हुआ, उसकी दाम हो गई 95 रुपीज़। अभी भी आप कंपनी रन करोगे, आप क्या करोगे, कंपनी तो रन करोगे, बट यहाँ पर क्या करोगे कि आप तो अपनी प्रॉफिट
और ये जो आपकी मिनिमम अमाउंट है 100 रुपये, वो तो आप निकालना चाहोगे, जिसके कारण क्या करोगे आप बोलोगे क्या कि हाँ हम वर्कर को काम पर कम रखें, वर्कर्स को काम पर कम रखोगे और ड्यू टू लॉस आप क्या करोगे, वर्कर्स को निकालना बंद करोगे। और ये कुछ दिन तक अगर डिफ्लेशन आ गया तब क्या करोगे, कंपनी भी बंद कर दोगे। आप कंपनी बंद किए, जिसके कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ड्यू टू डिफ्लेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट्स। तो कोई बोलेगा क्या कि डिसइन्फ्लेशन के भी कारण तो क्या होता है, ये अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। सही बात है, मान के चलो डिसइन्फ्लेशन 100 के समान थी, 106 में हो गई। पहले की प्रॉफिट थी 20 रुपये, आपकी प्रॉफिट अभी कितनी हो रही है, 6 रुपये हो रही है। तो बोलोगे क्या कि पहले मैं जितने वर्कर्स को रख रहा था अब मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि मेरी उतनी प्रॉफिट हो नहीं रही है पहले की कंपेयर में। तो ये भी क्या करे, कहीं ना कहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, बट लार्ज अमाउंट पे नहीं कर रहा है। तो ये भी क्या करता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है, माइल्ड टाइप के। डिसइन्फ्लेशन डिफ्लेशन क्लियर हो गया, आगे क्यों रहता है। अब देख रहे एक ग्राफ समझते, इसको समझने के पहले हमने बोला क्या, कोई कमोडिटी है, कोई गुड्स है, पहले उसके दाम इंक्रीज करी, फिर उसके दाम डिक्रीज करी, फिर उसके दाम और डिक्रीज करी, ठीक है। अब देखना यहाँ पे, ये तो क्या होता है, ओरिजिन होते हैं, ओरिजिन के नीचे आपको क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ऊपर हो गया तो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। ये इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो क्या हो रहा है, प्राइस इंक्रीज कर रहा है। तो प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखो प्राइस डिक्रीज कर रहा है बट निगेटिव नहीं हो रहा है ना, तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसइन्फ्लेशन। यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें, प्राइस कम हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, डिफ्लेशन। अब सरकार तो इसको इसी तरह रहने देगी नहीं, गवर्नमेंट भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे कि इसको सही करें। तो एक टाइम के बाद फिर क्या होगा, गवर्नमेंट के द्वारा कुछ स्कीम लिया जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, ये ग्राफ फिर ऊपर उठकर इस तरह चली जाएगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेशन बोलते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द रिफ्लेशन, तो क्या बोल सकते हो, डिफ्लेशन इधर आ रहा था, रिफ्लेशन ऊपर की ओर जा रहा है, तो बोल सकते हैं कि रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, सॉरी रिवर्स ऑफ डिफ्लेशन टू इंड इट इज कॉल्ड द रिफ्लेशन। यहाँ तक डाउट है, आपको कुछ नहीं याद करना, आपको ये ग्राफ माइंड में रखना है। फिर समझना ग्राफ में क्या देखना है, प्राइस पहले इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेशन, प्राइस डिक्रीज कर रहा है, निगेटिव नहीं हुआ, डिसइन्फ्लेशन, प्राइस डिक्रीज कर रहा है और निगेटिव हो गया, डिफ्लेशन, फिर प्राइस इंक्रीज हुआ आफ्टर डिफ्लेशन, क्यों हुआ, टू रिवर्स द डिफ्लेशन या टू इन द डिफ्लेशन, डेट इज कॉल्ड द रिफ्लेशन। यहाँ तक किसी को डाउट। अब देखिए यहाँ पर वर्ड क्या है, श्रिंकफ्लेशन। अब ये क्या होता है, ये आप पहले वाले पार्ले जी ले लो, ये वर्ल्ड वन है, ये कौन से न्यू वन है। नॉर्मल से बात है कि आप सेब देख के बोल सकते हो कि पहले की जो पार्ले जी है वो 500 ग्राम की थी, तो आज की जो पार्ले जी आती है वो कितनी होगी, 480 ग्राम, 490 ग्राम। पहले की जो पार्ले जी थी वो 5 रुपये की थी और आज की जो पार्ले जी है आज भी 5 रुपये की है। यहाँ पर भी इन्फ्लेशन हुआ है बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहा है, प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, बट वेट क्या हुआ, कम हो गया। तो वेट कम होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं ना कि वेट में कमी कर दिया, ये भी क्या हो गया,
अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि जिसका दाम तो कांस्टेंट हो बट वेट में क्या हो, कमी हो, क्वांटिटी में क्या हो, कमी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकफ्लेशन बोलते हैं। और इसी का अगर दूसरी नेम की बात करें तो नॉर्मल किसी को आप बोलोगे तो अधिकतर आदमी क्या बोलेगा कि इसमें तो महंगाई हुआ ही नहीं है, पहले भी 5 की थी और आज भी 5 की है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन इन्फ्लेशन। और इसमें क्या होता है कि प्राइस तो कांस्टेंट रहता है, गुड्स की प्राइस कांस्टेंट रहता है, बट क्वांटिटी क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। एग्जाम्पल में हो गया पार्ले जी, विम बार, साबुन देख रहे होगे, ये भी इसी का एग्जाम्पल है, श्रिंकफ्लेशन का है। आज आगे की ओर चलता है। अब व्हाट इज द फिलिप्स कर्व, ये देखते हैं। तो फिलिप्स कर्व क्या बताता है, पहले ये देखते हैं, समझते हैं। या कुछ साइंटिस्ट थे जिनका नाम फिलिप्स कर्व के रिलेटेड था, उन्होंने दिया ऑन द नेम ऑफ ए डब्ल्यू फिलिप्स। ये क्या बोलते थे कि जो इन्फ्लेशन है, इनवर्स रिलेशन होता है अनएम्प्लॉयमेंट की। इनके अकॉर्डिंग क्या था, फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंग, कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में बात करें तो क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज करेगा, अगर इन्फ्लेशन कमेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये अनएम्प्लॉयमेंट और ये इन्फ्लेशन, यही ग्राफ है, इसे को हम लोग क्या बोलते हैं, फिलिप्स कर्व। बट ये जो इनका ग्राफ था ये फेल हो गया, और ये फेल कब हुआ, 1970 में। अब इस समय देश में क्या चल रहा था, हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई अनएम्प्लॉयमेंट। अभी इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था। बट 1970 में ऐसा कंडीशन हुआ कि देश में उस समय क्या चला था कि इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा था, जिसके कारण फिलिप्स कर्व क्या हो गया, फेल्ड हो गया। और जब ऐसा कंडीशन हो कि जहाँ पर इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो और अनएम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन यहाँ से क्या आएगा, पूछेगा क्या कि फिलिप्स कर्व किसके किसके बीच में, तो आप क्या बोलोगे, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताता है। क्या बताता है, तो बोलता है क्या है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द इन्फ्लेशन एंड द अनएम्प्लॉयमेंट। बट ये 1970 में फेल हो गया। 1970 में फेल क्यों हुआ, क्योंकि उसमें देश में क्या था, इन्फ्लेशन भी ज़्यादा था और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्या थी, काफ़ी ज़्यादा थी, जिसके कारण इनकी थ्योरी क्या हुई, फेल हो गई। और जब भी ऐसा कंडीशन है कि देश में क्या हो, हाई इन्फ्लेशन हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द स्टैगफ्लेशन, तब क्या बोलोगे, हाई इन्फ्लेशन प्लस हाई एम्प्लॉयमेंट प्लस लो ग्रोथ रेट। लो ग्रोथ रेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मंदी बोलते हैं, रिसेशन बोलते हैं। और ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि कभी कभी पूछ लेता है, इंडिया ग्रेट रिसेशन, इंडिया में ग्रेट रिसेशन कब था, तो माइंड में रखेगा 2000 से लेकर 2009 के बीच में इंडिया में क्या था, ग्रेट रिसेशन की पीरियड थी। अगली की बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यूफ्लेशन। अब स्क्यूफ्लेशन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि कुछ ही गुड्स की प्राइस में इंक्रीजमेंट होती है। जब ऐसे कंडीशन आए कि देश में क्या हो कि कुछ ही टाइप की गुड्स में क्या हो, इंक्रीजमेंट हो, देन दैट टाइप ऑफ द इन्फ्लेशन इज कॉल्ड द स्क्यूफ्लेशन।
भारत में कब हुआ था तो माइंड में रखना हो तो रखिएगा, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। 2009 से लेकर 2010 के बीच में देखने को मिला। इसमें क्या हुआ, जो फूड सेक्टर में थी उसमें तो इन्फ्लेशन ज़्यादा थी, जो मैन्युफैक्चर थी और गुड स्टेबल इसमें इन्फ्लेशन नहीं थी। तो यहाँ पर क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्यूफ्लेशन। तो आज हमने क्या 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 देखा, पहले हमने देखा इन्फ्लेशन क्या होता है। तो इन्फ्लेशन में क्या देखा हमने, अगर कोई भी कमोडिटीज हो, कोई भी गुड्स हो, उनकी प्राइस इंक्रीज कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। फिर हमने क्या देखा, दूसरी पॉइंट डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। तो हमने डिसइन्फ्लेशन में क्या देखा कि अगर एग्जाम्पल समझना है कि अगर पहले कोई पार्टिकल का दाम था 100 रुपी, इंक्रीज होकर हुआ 110, अब फिर डिक्रीज होकर कितना हो गया 106। डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन, क्या बोल रहे हैं सुनना, डिक्रीज इन रेट ऑफ इन्फ्लेशन। कहने का मतलब क्या है कि अगर इन्फ्लेशन की रेट में डिक्रीजमेंट आ जाए देन दैट टाइप ऑफ सिनेरियो इज नोन एज डिसइन्फ्लेशन। और एक और क्या बोल रहे सुनना, डिक्रीज इन, या हम लोग बोल सकते हैं निगेटिव द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, निगेटिव द रेट ऑफ इन्फ्लेशन डेट इज कॉल्ड द डिफ्लेशन। मतलब 100 से पहले था, अब दाम कितना हो गया 96 हुआ, तो माइनस की कितनी हुई 4% हुई, तो यहाँ पर क्या हो गया डिफ्लेशन हुआ। फिर हमने क्या देखा, रिफ्लेशन। तो रिफ्लेशन की बात करें, रिवर्सल ऑफ, या वी कैन से रिवर्स ऑफ डिफ्लेशन। क्यों, क्योंकि डिफ्लेशन को ख़त्म करना है। जो निगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है उसके कारण क्या होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रही है, जो कि सही चीज़ है नहीं, तो उसी को इंड किया जाए, उसी को इंड करने के लिए। फिर हमने क्या देखा, श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन में हमने क्या देखा कि इसमें क्या होता है, आपका क्या होगा कि प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी बट द क्वांटिटी विल बी डिक्रीज। एग्जाम्पल में मैंने देखा पार्ले जी देखा, वीम बार देखा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ श्रिंकफ्लेशन। अगली की बात करें तो हमने फिर क्या देखा, स्टैगफ्लेशन देखा। स्टैगफ्लेशन कब होता है, तुम क्या बोलोगे, जब हाई इन्फ्लेशन हो, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो कंट्री में, तो उस समय क्या होता है स्टैगफ्लेशन। यहाँ तो किसी को डाउट है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसका आगे की हम लोग कल देखेंगे।